अब वक्त आ चुका था कि समीरा की सच्चाई सिर्फ सिया और राजवीर तक नहीं बल्कि पूरे सिंघानिया परिवार तक पहुंचे। राजवीर चाहता था कि हर वो व्यक्ति जो समीरा के झूठ से अनजान है वो उसकी असलियत जान सके। उसी रात जब सिया सो रही थी, राजवीर ने चुपचाप कल्पना जी को कॉल किया। राजवीर ने अगली सुबह सिया के दादाजी को डॉक्टर कपूर वाले हॉस्पिटल ले जाने का अनुरोध किया। कल्पना जी थोड़ी चौंक गई थी। वो जानती थी कि अगर राजवीर कुछ कह रहा है तो उसके पीछे कोई गंभीर वजह जरूर होगी। फिर भी उन्होंने सीधे हामी ना भरते हुए फोन काट दिया, क्योंकि वो खुद सोच में पड़ गई थी कि आखिर क्या वजह हो सकती है। राजवीर की कॉल के बाद कल्पना जी कुछ देर तक सोचती रहीं। फिर एक व्यवहारिक कारण ढूंढते हुए उन्होंने श्लोक से कहा, बेटा, हमारी फैमिली डॉक्टर का कॉल आया था। उनकी रिपोर्ट्स के मुताबिक दादाजी की हेल्थ रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ी नजर आई है, इसलिए उन्हें तुरंत दोबारा हॉस्पिटल ले जाना होगा। तुम बस दादाजी को अच्छे से समझाकर साथ ले चलो। डॉक्टर कुछ जरूरी चेकअप करवाना चाहते हैं। राजवीर ने सबको यह बताया कि डॉक्टर कपूर शहर में मौजूद नहीं है, इसलिए दादाजी को डॉक्टर सिंघा के पास ले जाया जाएगा। समीरा को यह मंजूर नहीं था कि दादाजी अस्पताल जाएं और वह उनके साथ ना हो। वह उनके साथ हर पल रहना चाहती थी। इसलिए उसने कॉल कर कहा, कहाँ जा रहे हैं पापा, मैं आपके साथ चलूं? दादाजी ने उसे मुस्कुराते हुए मना कर दिया, नहीं बेटा, यह केवल एक रूटीन चेकअप है। तुम्हें साथ जाने की जरूरत नहीं है। अगर तुम जाओगी तो थक जाओगी। मैं नहीं चाहता कि तुम परेशान हो। तुम घर पर आराम करो, अभी तुम्हारे लिए यही जरूरी है। असल में समीरा जानती थी कि अगर वह ज्यादा जोर देगी तो दादाजी को शक हो सकता है कि वह अपनी स्थिति का गलत उपयोग कर रही है। इसलिए वह मुस्कुराकर बोली, आप सही कह रहे हैं पापा, आप जाइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहीं आराम से रहूंगी। समीरा की चालाकी यह थी कि वह अपनी स्थिति का सहारा लेकर परिवार की नजरों में सहानुभूति बटोर रही थी, लेकिन भीतर ही भीतर वह डर रही थी कि कहीं उसका राज खुल ना जाए। समीरा चुपचाप अपने कमरे में चली गई। वहीं कल्पना जी ने दादाजी के टेस्ट की तैयारी के लिए जरूरी निर्देश दिए और फिर खुद भी अपने कमरे में चली गईं। कल्पना जी को अपने प्लान पर इस बार एक अजीब सा सुकून महसूस हो रहा था। वह यह सोचकर संतुष्ट थी कि अब सब कुछ ठीक तरह से होगा, क्योंकि वह अब खुद एक मजबूत स्थिति में थी। उन्हें इस बात पर भी हल्की सी हंसी आ रही थी कि अब वे भी इस पूरे खेल का हिस्सा बन चुकी हैं। वहीं दूसरी ओर राजवीर कल का इंतजार कर रहा था, वह पल जब पूरी सिंघानिया फैमिली के सामने समीरा की सच्चाई सामने लाई जाएगी। इस वक्त तक कल्पना जी को भी समीरा की असलियत का अंदाजा नहीं था। वे सिर्फ राजवीर की बातों का साथ दे रही थीं, लेकिन उन्हें यह नहीं मालूम था कि समीरा की असली मंशा क्या है। दादाजी के साथ जाने के पीछे एक और कारण भी था। उस डॉक्टर कपूर के साथ मिलकर अपनी बाकी बची डील को खत्म करना था। वो चाहती थी कि सब कुछ क्लोज किया जाए, अपना हिसाब पूरा करना और डॉक्टर कपूर को अंतिम भुगतान देकर इस अध्ययन को पूरी तरह से बंद करना। राजवीर ने पहले से सब कुछ योजना के अनुसार सेट कर रखा था। सिया पहले से ही छुट्टी पर थी, इसलिए उसके शेड्यूल को लेकर कोई परेशानी नहीं थी। समीरा डॉक्टर कपूर से मिलने के लिए निकली, लेकिन उसे नहीं पता था कि पीयूष और राजवीर दोनों की उस पर नजर थी। पीयूष पहले से ही समीरा और डॉक्टर कपूर के हर मूवमेंट को ट्रैक कर रहा था। उधर डॉक्टर कपूर भी थोड़ा घबराई हुई थी। वह समीरा से मिलने से पहले कई बार फोन पर पुष्टि कर चुकी थी और बार बार पूछ रही थी कि क्या सब ठीक चल रहा है। उसे डर था कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए और जो कुछ वह कह रही थी
उसके पीछे उसे खुद भी शक था कि कुछ अनजानी बात छुपी हुई है। पीयूष को पूरी जानकारी थी कि समीरा डॉक्टर कपूर से मिलने जा रही है। उसने कई बार सीधे शब्दों में समीरा को समझाया भी था कि वह जो कर रही है उसमें कोई झूठ नहीं है, और अगर समीरा ने कोई भी चाल चली तो पीयूष उसे जाने नहीं देगा। आखिरकार डॉक्टर कपूर और समीरा की मुलाकात हो ही गई। समीरा अपनी तरफ से पूरी तैयारी में थी। वह गर्व के साथ डॉक्टर कपूर से बोली, क्या बात है, आपने तो बड़े ही आराम से अपना काम कर दिया। आप ऐसे ही कामों में माहिर लगते हैं। वाह, कितनी सफाई से सब कुछ सेट कर दिया। समीरा अपनी इस जीत से बहुत खुश थी। उसने अपने बैग से एक बड़ा सा लिफाफा निकाला और डॉक्टर कपूर के सामने रखते हुए कहा, आज से हमारा हिसाब पूरा। अब ना आप मुझे जाने और ना मैं आपको। वैसे अगर आप चाहें तो पैसों की गिनती भी कर सकती हैं। डॉक्टर कपूर ने बैग खोला। उसमें कैश देखकर वह थोड़ा असहज हो गई। उसे सब कुछ ठीक नहीं लग रहा था, लेकिन जाहिर तौर पर वो कुछ कह नहीं पा रही थी। वह समझ चुकी थी कि अब पीछे हटना आसान नहीं है, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। जैसे ही समीरा जाने के लिए उठी, डॉक्टर कपूर ने उसे रोकते हुए कहा, समीरा, एक बात पूछनी थी। समीरा ने पलटकर उसकी ओर देखा और कहा, क्या हुआ, कहीं पैसे कम तो नहीं लगे? डॉक्टर कपूर ने तुरंत सिर हिलाते हुए कहा, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बस एक बात है जो मेरे मन में बार बार आ रही है। सोचा आपसे पूछ ही लो। समीरा ने हल्का संदेह भरा लहजा अपनाते हुए कहा, पूछिए, अब जब काम हो ही गया है तो आप पूछ सकते हैं। डॉक्टर कपूर ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ पूछा, मुझे समझ नहीं आता कि अगर ये सब आपका प्लान था तो आपने अपनी ही बहन सिया के साथ ऐसा क्यों किया? क्या आप सच में उससे इतनी नफरत करती हैं कि उसे इस तरह का दर्द देना जरूरी समझा? समीरा, जो पहले शांत थी, अब डॉक्टर का सवाल सुनकर थोड़ा चिढ़ गई, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, देखिए, मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहती, क्योंकि आपने जो पूछना था पूछ लिया है और मेरा काम अब पूरा हो चुका है। समीरा ने डॉक्टर कपूर को तीखी लहजे में जवाब देते हुए कहा, हाँ, वो मेरी बहन है और यही तो वजह है उसकी तरक्की से जलने की। जब कोई अपने ही घर में सबसे आगे निकलने लगे तो दूसरों को पीछे छूट जाने का डर लगने लगता है। मैंने जो किया उसका कारण सिर्फ इतना ही है कि जब वो एक पॉपुलर फेस बन जाएगी तो उसके सामने मैं कभी कुछ नहीं बन पाऊंगी। कम से कम अब उसका करियर वही रुक जाएगा जहां से मैं उसे संभाल सकूं। वो मेरी बहन है और मैं उसकी मदद कर रही हूं अपने तरीके से। समीरा का ये रवैया और अपनी गलती ना मानने वाला व्यवहार डॉक्टर कपूर को चौंका गया। वो जानती थी कि समीरा बहुत चालाक है, लेकिन आज पहली बार उसे किसी की कठोरता ने चुप करा दिया। डॉक्टर कपूर ने कोई और सवाल नहीं किया, बस अपना जवाब देकर चुपचाप समीरा को जाते हुए देखती रही। जैसे ही समीरा बाहर निकली, डॉक्टर कपूर ने अपने रूम के बटन दबाकर हिडन कैमरा रिकॉर्डिंग चालू कर दी और पीयूष के अंदर आने का इंतजार करने लगी।
और पीयूष के अंदर आने का इंतजार करने लगी। कुछ ही पलों में पीयूष अंदर आया। जैसे ही उसे समझ आया कि समीरा जा चुकी है, उसने डॉक्टर कपूर से कहा, क्या सब रिकॉर्ड हो गया? पीयूष ने डॉक्टर कपूर के तरफ देखा और कहा, कमाल है, कमाल है, इतना बड़ा प्रोफेशन, इतनी इज्जत, फिर भी आप कुछ पैसों के लिए सब कुछ भूल गईं, अपना जमीर तक बेच दी। खैर, ये पैसे अब आपके हैं, रखिए या दान करिए, आपकी मर्जी। पीयूष की बात सुनकर डॉक्टर कपूर चुपचाप खड़ी रही। बहुत कुछ कहना चाहती थी लेकिन खुद को रोक लिया। फिर पीयूष ने बड़े ही शांत लहजे में डॉक्टर कपूर से कहा कि डॉक्टर साहब, मैंने पहले ही कह दिया था कि अगर आप मेरी बात मानेंगे तो मैं भी आपको जाने दूंगा। अभी आपकी मर्जी है कि आप खुद को इस जाल से बाहर निकालना चाहती हैं या और फंसना चाहती हैं। मैं यहाँ से निकलना चाहती हूँ, लेकिन क्या आप निकालना चाहेंगे? ये फैसला आपका है। पीयूष की बात सुनकर डॉक्टर कपूर और फिर चुपचाप उठी, पैसे और बैग को वहीं छोड़कर कमरे से बाहर निकल गईं। डॉक्टर कपूर को यह गलतफहमी हो गई थी कि शायद अब मामला यहीं ख़त्म हो चुका है। उसे लग रहा था कि पीयूष का काम हो गया है और अब उसे दोबारा कभी इस मामले में नहीं घसीटा जाएगा। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि यह तो सिर्फ शुरुआत थी। उधर दूसरी ओर कल्पना जी ने तो डॉक्टरों के साथ मिलकर अपनी प्लानिंग कर ली थी। उनके फैमिली डॉक्टर ने भी मदद के लिए हामी भर दी थी। प्लान के अनुसार कल्पना जी ने दादाजी को लेकर अस्पताल पहुंचना शुरू किया। अस्पताल में दाखिल होने के बाद करीब 10 मिनट इंतजार कराया गया। फिर एक सहायक बाहर आया और बोला, सर, अभी एक जरूरी ऑब्जर्वेशन चल रही है और डॉक्टर्स ज़्यादा इंतजार नहीं करवाना चाहते, इसलिए आपको वहीं ले जाना होगा। कृपया मेरे साथ चलिए। ऑब्जर्वेशन के नाम पर जैसे ही दादाजी एक कमरे में पहुंचे, उन्होंने वहां के माहौल को देखकर थोड़ा चौंकते हुए कहा, यहाँ क्या चल रहा है? मुझे कुछ अजीब लग रहा है। दादाजी के सवाल पर कल्पना जी ने शांत स्वर में कहा, पापा जी, कुछ ऐसा है जो आपको खुद अपनी आंखों से देखना चाहिए। मैं चाहती हूं कि आप एक बार जरूर देखें। दादाजी थोड़े नाराज हो गए। उन्होंने थोड़ा तीखे लहजे में कहा, ऐसी भी क्या बात है जिसके लिए तुम्हें मुझसे झूठ बोलना पड़ा? कल्पना जी ने हल्के से मुस्कुराकर जवाब दिया, आपको जल्दी ही सब समझ आ जाएगा, बस थोड़ा सा धैर्य रखिए। यह कहकर उन्होंने दादाजी को पास रखी कुर्सी पर बैठने में मदद की। अब दोनों, कल्पना जी और दादाजी, वहीं बैठकर इंतजार कर रहे थे, क्योंकि इस बार सिर्फ दादाजी ही नहीं बल्कि कल्पना जी भी जानना चाहती थी कि अब राजवीर क्या करने वाला है। राजवीर ने पहले ही हर चीज की प्लानिंग कर ली थी। कल्पना जी और दादाजी दोनों जिस कमरे में बैठे थे, उसके ठीक सामने दीवार के पार एक और कमरा था, जहां से सब कुछ साफ साफ सुना और देखा जा सकता था। शुरू में सब शांत था, लेकिन 2 मिनट बाद ही उस कमरे से आवाजें आने लगीं। कमरे में मौजूद किसी महिला की आवाज धीरे धीरे कल्पना जी तक पहुंच रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये संवाद उसी के लिए हो। वो महिला किसी को संबोधित कर रही थी। उसने कहा, ओबरा इंटरनेशनल हॉस्पिटल के चेयरमैन मिस्टर
कोई मिलने आया है। वो व्यक्ति कह रहा है कि उसे राजवीर ओबराय से मिलना है। दादाजी का ध्यान तुरंत उस नाम पर आया, ओबराय इंटरनेशनल और राजवीर ओबराय। यह सुनते ही दादाजी के कान खड़े हो गए। उनके चेहरे पर अब एक अलग ही जिज्ञासा और बेचैनी थी, जैसे उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा है कि वे जो सुन रहे हैं वो कोई बड़ा खुलासा हो सकता है। चेयरमैन की असिस्टेंट ने शांत लहजे में अस्पताल के चेयरमैन की ओर देखते हुए कहा, दरअसल मिस सिया ओबराय की सर्जरी हमारे अस्पताल में ही हुई है और इसलिए मुझे लगता है कि आप उनसे निजी तौर पर मिलना चाहते होंगे, वरना किसी आम कारण से शायद आप यहां ना आते। चेयरमैन की असिस्टेंट की बात सुनकर वो हल्के से मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल, सर्जरी की खबर सुनते ही मुझे खुद आकर बात करनी जरूरी लगी। अगर मैं समय रहते नहीं आता तो शायद ये सारा मामला और उलझ जाता। खैर वो सब छोड़िए, बताइए वह कितनी देर में आ रहे हैं? असिस्टेंट ने भी नम्रता से जवाब दिया, वो पहले ही आ चुकी हैं। वेटिंग रूम में आपका इंतजार कर रही थी, इसलिए मैंने आपको पहले बुला लिया। सामने हो रही बातचीत को सुनकर कल्पना जी और दादाजी दोनों ध्यान से सुन रही थी और तभी सिया की सर्जरी का नाम सुनते ही दादाजी चौंक गए। उन्हें अब यकीन हो गया था कि यह सब कुछ सिया से जुड़ा है। लेकिन जो बात उन्हें नहीं पता थी वो ये थी कि इस सर्जरी का समय, स्थान और मकसद सिर्फ एक मेडिकल जरूरत नहीं, बल्कि एक गहरा राज भी छुपाए गए हैं। राजवीर और सिया दोनों धीरे धीरे उस तरफ बढ़ रहे थे जहां दादाजी और कल्पना जी पहले से मौजूद थे। राजवीर ने सिया को इशारे से चुप रहने को कहा। वो नहीं चाहता था कि अब कुछ भी बोलें बिना स्थिति को समझे। राजवीर ने बहुत संयम के साथ दादाजी की ओर देखा और फिर धीरे से कहा, दादाजी मुझे आपसे कुछ जरूरी बातें करनी हैं, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप खुद वो बातें सुने जो अब तक आपसे छुपाई गई थी। दादाजी पहले से ही कुछ समझने लगे थे। उन्होंने गंभीरता से राजवीर की बातों पर ध्यान दिया, लेकिन तभी उन्होंने गुस्से में कहा, राजवीर तुम मुझसे सच क्यों नहीं कहते? किस बात का इंतजार है? जो जानना है साफ साफ बताओ। राजवीर ने फिर भी संयम नहीं छोड़ा। वो जानता था कि आज की हर बात एक बड़ा मोड़ ला सकती है। उसी वक्त धीमे से पीछे से आवाज आई, राजवीर। सभी ने मुड़कर देखा। वहां सिया खड़ी थी, आंखों में हल्की नमी लेकिन चेहरे पर हिम्मत थी। सिया की मौजूदगी ने माहौल को और गहरा बना दिया। अब उसकी निगाहें थी राजवीर के अगले कदम पर। क्या वो सबके सामने वो राज खुलेगा जिसका सच जानना अब सबके लिए जरूरी हो चुका है? राजवीर ने जैसे ही बोलना शुरू किया, चेयरमैन तुरंत अपनी कुर्सी से उठे और गर्मजोशी से हाथ मिलाते हुए बोले, आई एम सो ग्रेटफुल कि आप खुद यहां आए। राजवीर ने हल्के से सिर हिलाया और कुर्सी पर बैठते हुए कहा,
दरअसल मैं इसलिए आया हूं क्योंकि मेरी पत्नी से जुड़ा एक विषय है जो बेहद जरूरी और संवेदनशील है। आपके अस्पताल से उसका जुड़ाव है और मुझे लगा कि इस विषय पर आपको खुद से जानना चाहिए। यही कारण है कि मैं यहाँ तक आया हूँ। चेयरमैन थोड़े हैरान थे। उन्हें अंदाजा नहीं था कि राजवीर ओबराय इतनी गंभीरता से खुद आएंगे और किसी पर्सनल मैटर को इतने सीधे शब्दों में सामने रखेंगे। उन्होंने तुरंत अपनी गलती स्वीकारते हुए कहा, हाँ, अब मुझे समझ में आ रहा है कि मिसेस ओबराय की सर्जरी कितनी संवेदनशील थी और अब मैं यह भी समझ पा रहा हूं कि हमारे अस्पताल की जिम्मेदारी और भी ज्यादा थी। यह सुनकर राजवीर के चेहरे पर कोई मजाकिया मुस्कान नहीं थी, बल्कि एक गंभीर सी दृढ़ता थी, जैसे वो सब कुछ बहुत सोच समझ कर कह रहा हो। चेयरमैन को पहले तो लगा कि शायद ये कोई हल्की फुल्की बात या मजाक चल रहा है, लेकिन जैसे ही उन्होंने राजवीर की आंखों में उनका चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उन्हें एहसास हो गया कि मामला सीधा नहीं है। राजवीर की गंभीरता देखकर अब चेयरमैन समझ चुके थे कि वो यहाँ सिर्फ थैंक यू कहने नहीं आए हैं, और ये सोचते ही उनके चेहरे का रंग उड़ गया। राजवीर ने बहुत ही शांत लहजे में कहा, सर, मैं बाद में भी बात कर सकता था, लेकिन आज ये जरूरी था कि आप खुद देखें और समझें। यह कहकर राजवीर ने एक फोल्डर की और इशारा किया जो पीयूष ने पहले से चेयरमैन के सामने रख दिया था। उस फोल्डर में 2 रिपोर्ट थीं, सिया से जुड़ी। राजवीर ने चेयरमैन से सवाल किया, सर, आप खुद एक अनुभवी डॉक्टर हैं, अपने समय के स्कॉलर भी रह चुके हैं, इसलिए मुझे यकीन है कि आप इस रिपोर्ट्स की गंभीरता समझ पाएंगे। अब बस आपसे एक बात जानना चाहता हूं कि अगर एक ही दिन एक ही समय पर मरीजों की रिपोर्ट अलग अलग आती है तो क्या वो सामान्य बात है? राजवीर की बात सुनकर अब माहौल पूरी तरह से तनावपूर्ण हो चुका था। सबकी निगाहें थी कि चेयरमैन की ओर। अब उन्हें जवाब देना ही था। चेयरमैन ने रिपोर्ट हाथ में लेते ही दोनों डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से पढ़ा और फिर एक गहरी सांस लेते हुए बोले, इन दोनों रिपोर्ट्स के टाइम और डेट एक ही है, लेकिन अंदर की जानकारी एक दूसरे से पूरी तरह अलग। यह मेडिकल सिस्टम में गंभीर गड़बड़ी को दर्शाता है। उन्होंने एक पल को चुप होकर राजवीर की तरफ देखा और फिर आगे कहा, यह सिर्फ टेक्निकल एरर नहीं है, इसमें किसी जानबूझ की गई लापरवाही की आशंका है, और यही बात बेहद चिंता का विषय है। राजवीर ने गहरी आवाज में जवाब दिया, सर, मैं यही चाहता था कि आप खुद ये रिपोर्ट पढ़ें और जानें कि किस स्तर पर सिया के साथ नाइंसाफी हुई है। किसी ने सिर्फ उसका भरोसा तोड़ा, बल्कि उसके भविष्य पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। चेयरमैन ने अब अपने स्टाफ की ओर देखा और तुरंत एक निर्देश दिया, इस केस से जुड़े सभी डॉक्टर्स की रिपोर्ट और सिया की मेडिकल हिस्ट्री अब से मेरी निगरानी में दोबारा चेक की जाएगी। पीयूष, जो अब तक शांत खड़ा था, उसके चेहरे पर एक संतोष था।
जैसे वो जानता था कि सच को देर से सही, पर अब आवाज मिल ही गई। और वही राजवीर अपनी आंखों में वही दृढ़ विश्वास लिए अब अपनी अगली लड़ाई के लिए तैयार था। अध्यक्ष की बात सुनकर राजवीर ने बेहद संयमित और अधिकारपूर्ण स्वर में कहा, मैं अपने इरादे पहले ही स्पष्ट कर चुका हूं। मैं यहां कोई बहस करने नहीं, बल्कि जवाब पाने आया हूं। अगर आपके अस्पताल की एक रिपोर्ट कहती है कि मेरी पत्नी गर्भवती है, तो फिर दूसरी रिपोर्ट क्यों इसका विरोध करती है? अगर दूसरी रिपोर्ट सही है, तो पहली रिपोर्ट में ऐसा दावा कैसे किया गया? राजवीर के इस सीधे और तार्किक सवाल ने चेयरमैन के चेहरे के रंग उड़ा दिए। उनकी आंखों में चिंता और शर्म मिलकर एक स्पष्ट तनाव ले आई। लेकिन उन्हें अभी नहीं पता था कि इस कहानी का सबसे बड़ा खुलासा अभी कुछ ही देर में होने वाला है। अध्यक्ष की बात सुनते ही राजवीर ने एकदम स्पष्ट और ठहराव भरी आवाज में कहा, मैं अपने इरादे पहले ही साफ कर चुका हूं। अब बस मुझे आपसे एक जवाब चाहिए। अगर इन दो रिपोर्ट्स में एक में मेरी पत्नी गर्भवती है, तो दूसरी में कैसे संभव नहीं? अगर आपकी टीम की रिपोर्ट सही है, तो पहली वाली रिपोर्ट में ऐसा लिखा कैसे गया? राजवीर के सवाल इतने सटीक और गंभीर थे कि चेयरमैन का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। उन्हें अब समझ आ गया था कि यह मामला सिर्फ रिपोर्ट की गलती नहीं है, बल्कि शायद इसके पीछे कोई गहरी साजिश है। लेकिन चेयरमैन को अभी यह नहीं पता था कि कुछ ही देर में ऐसा सच सामने आने वाला है जो सबको अंदर तक हिला देगा।